विद्यार्थियों, आज सादृश्यता परीक्षण मानसिक योग्यता का जो अभी क्लास आप लोगों का चल रहा है उसमें आज होगा सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण को हम लोग सहसंबंध भी कहते हैं और समसंबंध भी कहते हैं। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो आपका श्रृंखला परीक्षण से थोड़ा सा भिन्न होता है। जैसा कि आप सब श्रृंखला परीक्षण का अध्ययन किया तो श्रृंखला परीक्षण में आप देखें कि 3 आकृति आपका प्रश्न भाग में दिया हुआ होता था और चौथी आकृति के लिए ब्लैंक स्पेस होता था। और वहाँ पर हम यही देखते थे कि पहली आकृति जो दी हुई आकृति थी, पहली आकृति से दूसरी आकृति में क्या फेरबदल हुआ, उसी तरह का फेरबदल दूसरी आकृति से तीसरी आकृति में भी होता था और फिर उसी तरह का फेरबदल तीसरी से चौथी के रूप में करके और हम लोगों को सही विकल्प का चयन करना पड़ता था और देखते थे कि उसमें कौन सा आ रहा है। लेकिन ये सादृश्यता परीक्षण में ऐसी बात नहीं है। सादृश्यता परीक्षण में जो है पहली आकृति और दूसरी आकृति, पहली और दूसरी के बीच जो संबंध है वही संबंध तीसरी और चौथी के बीच होना चाहिए, ये बात है। तो पहली और दूसरी आकृति दी हुई रहती है और तीसरी आकृति भी दी हुई रहती है, चौथी का स्थान खाली रहता है। तो पहली और दूसरी के बीच जो संबंध है वही संबंध तीसरी और चौथी के बीच होना चाहिए। तो उस संबंध को पूरा करने के लिए चौथी आकृति के रूप में कौन सी आकृति होगी, इसके लिए आपके पास उत्तर आकृतियों की तरफ 4 विकल्प दिया हुआ होता है, जिसमें से चयन करके चुन करके और हम लोगों को सही विकल्प भरना पड़ता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण के अनुसार आपको हम कहें, ये आकृति के रूप में हम नहीं उदाहरण दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं वर्ड के रूप में, यानी भाषिक में दे रहे हैं। वर्बल रीजनिंग का एक उदाहरण देते हैं आपके पास कि अगर विद्यार्थी शिक्षक, विद्यार्थी शिक्षक, ये 2 चीज़ है एक साथ, यानी पहली बात विद्यार्थी, दूसरी बात शिक्षक। और इसी तरह का फिर आपको बगल में दिया है तीसरा में मरीज, और फिर चौथा के लिए खाली छोड़ दिया। तो जिस प्रकार का विद्यार्थी का संबंध शिक्षक के साथ है, विद्यार्थी को शिक्षक क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से मरीज का संबंध किसके साथ है। अब वहाँ पर आपको विकल्प में दिया हुआ है ड्राइवर, डॉक्टर, उसके बाद और कुछ 2-4 विकल्प दे दिया, तो वहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर, चिकित्सक हिंदी में कहते हैं। तो विद्यार्थी का संबंध शिक्षक से, तो मरीज का संबंध, वही संबंध मरीज का है डॉक्टर से। यानी स्कूल में जो है विद्यार्थी को शिक्षक पढ़ाते हैं, तो हॉस्पिटल में मरीज का इलाज करते हैं डॉक्टर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको समझना है कि जो संबंध पहली और दूसरी आकृति के बीच है वही संबंध तीसरी और चौथी के बीच होना चाहिए।
और इस तरह से हमारा चौथी आकृति के रूप में कौन सी आकृति आएगी ये हमको देखना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं उदाहरण। देखिए उदाहरण 1। आप क्या देख रहे हैं इसमें? पहली आकृति और दूसरी आकृति के बीच क्या संबंध है? पहली आकृति में त्रिभुज है और वृत्त है, दूसरी आकृति में भी त्रिभुज है और वृत्त है, लेकिन इसमें फेरबदल क्या हो रहा है कि पहली से दूसरी में यही अंतर हो रहा है कि पहली आकृति में त्रिभुज छोटा है और वृत्त बड़ा, दूसरी आकृति में त्रिभुज बड़ा हो गया और वृत्त छोटा। तो यही बात यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ आपके पास एक पंचभुज है और एक वर्ग है, तो यहाँ वर्ग छोटा है और पंचभुज बड़ा है, तो नेक्स्ट में आपका वर्ग बड़ा हो जाएगा और पंचभुज छोटा हो जाएगा। तो वो कहाँ पर मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 में। वर्ग बड़ा है, पंचभुज छोटा है, इसलिए सही विकल्प इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2, उदाहरण 2। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि पहली आकृति त्रिभुज, दूसरी आकृति भी त्रिभुज, लेकिन रूप बदल गया, केवल रूप में अंतर हो गया। ये अलग त्रिभुज है, ये अलग त्रिभुज है, लेकिन है दोनों त्रिभुज ही। तो उसी प्रकार से तीसरी आकृति में ये चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाली आकृति है, तो चौथी आकृति के रूप में भी आपको इनमें से 4 भुजाओं वाली को छांटना है। तो देखिए 4 नंबर में है 4 भुजा वाली, तो ये 4 नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में क्या बता रहा है? पहली आकृति में 5 डिजाइन है, 1 2 3 4 5, और दूसरी आकृति में 4 डिजाइन है। ठीक है, पहली में 5 डिजाइन, दूसरी में 4 डिजाइन। तो अब इधर आते हैं, तीसरी में 6 डिजाइन, तो चौथी में होगा 7 डिजाइन। तो 7 डिजाइन किस में है? इसमें है, 3 नंबर में। विकल्प संख्या 3 में आपका 7 डिजाइन है। नेक्स्ट उदाहरण 4 में आगे, उदाहरण 4 देखिए। पहली आकृति और दूसरी आकृति में यही संबंध है कि पहली आकृति 3 भुजाओं वाली है, दूसरी 4 भुजाओं वाली। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तीसरी अगर 5 भुजाओं वाली है तो चौथी हो जाएगी 6 भुजाओं वाली, मतलब 1 भुजा ज़्यादा। 3 से 1 ज़्यादा 4 है, तो 5 से 1 ज़्यादा 6 होगा। तो 6 भुजाओं में आपका देखिए विकल्प संख्या 4, यहाँ पर 6 भुजाएं हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 5। देख लीजिए 5। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसकी जो आकृतियां हैं उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। ये जो डिजाइन्स बने हुए हैं उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो आप 1 2 को देख लेंगे। जैसे इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ऊपर बाईं ओर जो त्रिभुज है वो दूसरी आकृति में नीचे दाईं ओर आ गई, पहली बात। तो सबसे पहले हम एक ही समय को ही बचाना है हम लोगों को, इसलिए सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि तीसरी के जो ऊपर बाईं ओर जो आकृति है ए, वो इनमें से किसमें नीचे दाईं ओर है? तो देखिए ये 3 नंबर में है दाईं ओर, और किसी में है नहीं।
देखिए इसमें दाईं ओर सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है। इसलिए आपको मात्र एक बात को देख करके और सही विकल्प आपको 3 मान लेना है, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो है सो यहाँ होना चाहिए। जिस तरह से आप इसमें देख रहे हैं, ये त्रिभुज ऊपर कोना में था बाईं कोना में, तो नीचे आ गया दाईं कोना में। तो यहाँ पर ऊपर में कोना में है ये बाईं ओर, तो नीचे दाईं ओर ये आना चाहिए, और ये केवल 3 में ही है। बाकी और आकृति का स्थान परिवर्तन हुआ है, लेकिन उतना तक हम लोग को देखने का आवश्यकता नहीं है। इसी में डिसीजन हो गया। अब किसी और में ये रहता तो फिर हम दूसरा मिलान करते। किसी और में अगर यहाँ पर ये ही रहता नीचे दाईं ओर, तब हम दूसरा चीज़ का मिलान करते। दूसरा चीज़ का मिलान क्या करते कि हम नीचे बाईं ओर की आकृति बीच में चली गई है, ठीक है, नीचे बाईं ओर की आकृति बीच में चली गई है। तो इसमें हम देखते कि नीचे बाईं ओर की आकृति इसमें डी है, तो डी किस में बीच में है, तो देखिए इसी में है। इसलिए यही आंसर होगा मेरा, और किसी में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक भी आप पकड़ लेते हैं, एक भी बात जिसमें पालन हो जा रहा है, तो वहीं पर आपका आंसर डिक्लेयर हो जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 6 में आते हैं। उदाहरण 6 देखिए क्या देख रहे हैं इसमें हम लोग। इसमें देख रहे हैं कि जो समस्या आकृति का जो पहली आकृति है, उसके ऊपर जो बाएं की डिजाइन है वो केवल चेंज हो गया और बीच में आ गया। बाकी देखिए एस है इसमें, तो एस इसमें भी है, ये वाला है एक, तो ये भी है, ये है तो ये भी है, लेकिन ये तो था नहीं, ये इसमें तो था नहीं, तो ये कहाँ आया, ये इसके बदले आ गया। इसका मतलब हम समझेंगे कि ऊपर बाईं ओर की जो आकृति है वो अपना रूप बदल के और बीच में आ जा रही है। तो इसी बात पर केवल हम पहले छांट के देख लेते हैं। अगर इसी पर डिसीजन हो जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर में जो एन है वो आकृति बदल के बीच में किस में आया है, और बाकी ये तीनों आकृति ज्यों का त्यों है, स्थान परिवर्तन हो गया लेकिन आकृति वही है। तो स्थान चाहे जहाँ भी हो, इससे ज़्यादा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वही काम हुआ है। आकृति सेम है, स्थान बदल गया, लेकिन एक ही आकृति जो है सो अपना रूप बदल रही है और बीच में आ रही है। तो यहाँ भी हमारा एन, इसमें एन है ही। अब एन जिसमें होगा वो तो पहले छट गया, जिसमें इसमें एन है तो एन रहेगा ही नहीं, क्योंकि एन का रूप बदल जाना है। ये ऊपर बाईं ओर है इसलिए इसका रूप बदल जाना है, तो ये पहले छट गया। उसके बाद हम मिलान करेंगे कि ये तीनों आकृति होना चाहिए और ये बीच में इसका रूप बदला हुआ रूप आना चाहिए। अब बीच में हम देख रहे हैं इसमें, तो ये बदला हुआ रूप नहीं है, ये तो आकृति इसमें है, ये है बराबर का चिन्ह, तो ये बीच में है, ये बराबर नहीं का चिन्ह ये यहाँ पर है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एन का रूप बदला हुआ बीच में, ये ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में एन का बदल करके इस तरह का आकृति हो गई हैच, और बाकी जो तीनों आकृतियां हैं वो स्थान बदल करके कहीं ना कहीं हैं। तो इस तरह से हो गया ये उदाहरण नंबर 6। अब 7 में देखते हैं, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में देखिए आप, इसमें क्या हुआ है। इसमें आकृति स्थान परिवर्तन भी कर रही है और एक नई डिजाइन भी बन रही है, क्योंकि इसमें 2 ही डिजाइन है, इसमें 3 हो गया। तो दोनों बात का मिलान करना पड़ेगा कि आकृति देखिए, नीचे जो बाईं ओर की आकृति है वो ऊपर दाईं ओर चली गई, और बीच की जो आकृति है वो ऊपर बाईं ओर चली गई और एक नई आकृति बन गई। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले
कि नीचे जो बाईं ओर है वो ऊपर दाईं ओर, मतलब ये आकृति जो वर्ग है वो दाईं ओर ऊपर में किस में है, तो देख रहे हैं इसमें है केवल, और किसी में भी ऊपर में दाईं ओर ये वर्ग नहीं है, देख लीजिए। तो इसी में है, इसका मतलब यही सटीक आंसर हो गया। फिर भी और मिला के देख लेते हैं कि बीच की आकृति जो है वो ऊपर बाईं ओर जा रही है, तो बीच की ये है तो ये ऊपर बाईं ओर यहाँ पर ठीक है, और एक नया डिजाइन बन गया दूसरा। तो इस तरह से ये विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 8। इसमें हम देख रहे हैं कि पहली आकृति 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गई। घड़ी की सुई के चलने की दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो इसी दिशा में 90 डिग्री घूम गई। 90 डिग्री आपको बताए थे एक दिन और, जैसे यहाँ पर है सीधा भी, और इसमें यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से जब यहाँ आ जाए तो 90 डिग्री, और यहाँ से अगर ये कोना में आया रहता तो 45 डिग्री। ये प्रत्येक यानी एक कोना से दूसरा कोना 90 डिग्री। यहाँ से कोई आकृति घूम के यहाँ आ गई तो इसका मतलब 90 डिग्री घूम गई, और यहाँ से यहाँ भी आ गई तो 90 180 डिग्री घूम गई, और यहाँ से यहाँ आ गई तो समझ लो 270 डिग्री घूम गई, और यहाँ से यहाँ चली गई तो 360 डिग्री घूम गई। इधर से घूमते घूमते अगर जा रही है तब क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री घूमी है, क्योंकि ये बीच से शुरू हुआ, तो बीच से जब शुरू हुआ तो इसका भी बीच में आएगा 90 डिग्री के लिए। अगर कोना में आएगा तो 45 डिग्री घूमेगी। 90 डिग्री घूम गई क्लॉकवाइज, तो ये भी जो है वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगी, ऐसे करके घूमेगी, तो ऐसे बन जाएगी, और ये 1 के जैसा। ये विकल्प संख्या 1 इसका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं उदाहरण 9। उदाहरण 9 में आपका है दर्पण प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। इसका आकृति 1 का दर्पण प्रतिबिंब है आकृति 2। पहली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, दूसरी आकृति। दर्पण प्रतिबिंब में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में केवल साइड चेंज होता है, इस साइड वाला इस साइड चला जाएगा, इस साइड वाला इस साइड चला आएगा, लेकिन ऊपर नीचे का चेंज नहीं होता है। जो ऊपर में देखिए ये गोल है तो ये भी ऊपर में ये भी है, देखिए इसमें ये साइड है छोटा हाथ तो इसमें ये साइड आ गया, ये साइड है बड़ा हाथ तो ये साइड आ गया, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में यही होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में आपका ये मछली को अगर दर्पण में देखते हैं तो ये है आकृति जो है उत्तर आकृति, उसमें विकल्प संख्या 1, विकल्प संख्या 1 ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ऐसे उलटता है और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होता है, इसलिए ये 2 और 3 तो ऐसे छट गया। 2 और 3 का देखिए ऐसे उलट गया है। इस तरह से दर्पण में तो देखा नहीं जाएगा, ऐसा थोड़े होता है कि दर्पण में उलट जाता है, सो ऐसी बात नहीं है। केवल आपका प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखेगा वो आपका लेफ्ट साइड वाला राइट साइड दिखेगा, इस तरह का बात है। तो इस तरह से आपको ये 1 ही सही है। फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में देखिए, इस आकृति से इस आकृति में तो हम देख रहे हैं कि पहली आकृति से दूसरी आकृति जो बनी है
वो जल प्रतिबिंब है, पानी का प्रतिबिंब है। पानी में, साफ पानी में अगर हम लोग देखते हैं, झांकते हैं, तो हम लोगों का भी प्रतिबिंब दिखता है। तो पानी का प्रतिबिंब में यही होता है कि ऊपर जो है डिजाइन वो नीचे चला जाता है। देख रहे हो, ये ऊपर में था, यहाँ नीचे आ गया। इसका मतलब ये इसका जल प्रतिबिंब है। ये भी ऊपर था तो यहाँ नीचे आ गया। जल प्रतिबिंब में यही होता है। और दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर का ऊपर ही दिखेगा, नीचे का नीचे ही दिखेगा। जैसे हम लोग अगर दर्पण में देखते हैं तो हम लोग का सर ऊपर है, माथा ऊपर है, तो ऊपर ही दिखता है। ऐसा नहीं कि माथा नीचे दिखता है, पैर ऊपर दिखने लगता है। जल प्रतिबिंब में यही होता है, ऊपर का नीचे दिखता है, नीचे का ऊपर दिखता है। तो ये जल प्रतिबिंब है, तो इसका भी जल प्रतिबिंब ही हमको ढूंढना है। तो जल प्रतिबिंब क्या ढूंढना है? तो सबसे पहले आप देखिए कि ऊपर में त्रिभुज है तो नीचे में त्रिभुज आना चाहिए, तो किस में है? और उलट के भी आना चाहिए, तो इसमें है। ठीक। और नीचे में आपका ये गोल है तो गोल वाला ऊपर जाएगा तो उसी तरह दिखेगा, उल्टा पुल्टा दिखेगा नहीं। ये वाला देखिए उलट के यहाँ पर है, और ये वाला तो कुछ पता नहीं चलेगा, उल्टी। ठीक है। तो इस तरह से इसका जल प्रतिबिंब यही 4 नंबर वाला होगा। जल प्रतिबिंब में ध्यान रखना है कि ऊपर का भाग नीचे दिखता है, नीचे का भाग ऊपर दिखता है। दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा नहीं है, ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हुआ आपका सादृश्यता परीक्षण या सहसंबंध जिसको कहते हैं। तो सहसंबंध का आप देखिए प्रश्नावली अब आते हैं हम लोग। प्रश्नावली 1, इसको आपको बनाना है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, और मार्किंग को आपको कितना मार्क्स लाते हैं उसको आपको कमेंट ज़रूर करना है। देख लीजिए आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पर है इस पेज में। उसके बाद फिर इस पेज में आइए। बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो को नहीं देखते हैं और आप डेली का होमवर्क भी व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं कुछ लोग। अब आज के बाद यानी आज तक तो आप 6 जांच पत्र 6 से बना रहे थे, अब आपको व्हाट्सएप करने में जांच पत्र 7 से सॉल्व करके डालना है। आज के बाद 7A 7B 7C इस तरह से करके। और वीडियो डेली देखिए, पॉज करके देखिए, समझिए, बार बार घुमा के देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके और आप भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। और अभिभावकों से ये भी आग्रह है कि अब क्लास, सभी कक्षाओं का क्लास शुरू होने जा रहा है कोर्स के अनुसार, यानी जो सिलेबस है उसके अनुसार। और सिलेबस से जब स्टार्ट होगा तो इसके लिए बच्चों को किताब की आवश्यकता है। किताब आप बच्चों के लिए अतिशीघ्र खरीद लें और किताब आप लोगों को मिल जाएगा बाज़ार में। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 53 तक अभी हुआ है। इसमें भी 100 क्वेश्चंस हैं और जितने भी लोग हैं
जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सबों को सभी वीडियोस का मिल सके सूचना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 73 तक। इधर है 74 से 74 से आपका आ गया 82 तक, फिर 83 से 83 से 91 तक और फिर 91 से 92 से 92 से आपका ये है 100 तक। ठीक, टोटल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और अब आज का इतना ही समाप्त हो गया। धन्यवाद।